देखो, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जानते हो कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी बुक में टोटल 4 केमिकल प्रॉपर्टी दिया हुआ है। एक है आपका कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कंबशन से। कंबशन जानते हो कि कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस कंबाइंड करता है ऑक्सीजन से और गिव हीट एंड लाइट। कि कंबशन इज द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट। एक आसान सी भाषा में कहें कि कोई भी चीज़ अगर जले और जलने के बाद अगर हीट और लाइट दे तो उसको हम लोग कंबशन कहते हैं। आप जानते भी होंगे कि बहुत सारा चीज़ कंबशन करता है। जो जो सब्सटेंस जलता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। लाइक आपका पेपर हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इन सब सब्सटेंसेस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है मेनली कार्बन को कंटेन करता है। तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि जो कार्बनिक कंपाउंड है या कार्बन है उसका कंबशन किस तरीके से होता है। अगर सिर्फ कार्बन की बात करें तो कार्बन का अगर कंबशन हो तो कार्बन का जब कंबशन होता है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ हीट एंड लाइट निकलता है। मतलब कि अगर आपके पास कार्बन है उसका अगर कंबशन होगा, कंबशन जानते हो कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो उसका कंबशन कब होगा, जब वो ऑक्सीजन के से रिएक्ट करेगा। मतलब कंबशन के लिए ऑक्सीजन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा और कंबाइंड करने के बाद क्या देगा आपको, CO2, हीट एंड लाइट। अगर कार्बन रहा तो ठीक है, लेकिन अगर कार्बनिक कंपाउंड रहा लाइक मेथेन रहा CH4, तो इस केस में जब कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर भी रिलीज होगा और साथ ही साथ हीट एंड लाइट निकलेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ बनता है, CO2, H2O एंड हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट तो खैर कंबशन में कॉमन सा है, हीट लाइट। उसी तरीके से अगर आप अल्कोहल है, अल्कोहल भी एक कार्बनिक कंपाउंड है, CH3, CH2OH। इसका भी अगर आप कंबशन करवाइए, आप जानते होगा ना कि जो अल्कोहल होता है वो भी एक अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कभी अल्कोहल को आप जला के देखिएगा, वो जलेगा और बहुत अच्छे से जलेगा। तो अल्कोहल का भी जब कंबशन होता है तो वहाँ भी आपको क्या मिलता है, CO2, H2O, हीट एंड लाइट। कुल मिलाकर के आपको क्या ध्यान देना है कि कार्बन का जब कंबशन होता है, सिर्फ कार्बन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीट एंड लाइट मिलता है। और कार्बनिक कंपाउंड का जब कंबशन होता है तो हीट लाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। वाटर मतलब वेपर के फॉर्म में। क्लियर। अब यहाँ पे दो तरीके से कंबशन होता है। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में क्या होता है कि क्लीन फ्लेम निकलता है। जब देखिएगा कि जब आप कंबशन करवाइएगा और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कराइएगा तो क्लीन फ्लेम निकलेगा। और अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ तो वहाँ पे येलो फ्लेम निकलेगा। येलो फ्लेम और क्लीन फ्लेम में क्या डिफरेंस है? येलो फ्लेम के ऊपर में अगर किसी भी वेसल्स को रख दो या इवन मान लो कि नीचे में किसी चीज़ को जला दो और देखते हो ना पीला कलर का फ्लेम निकलता है, उसके ऊपर अगर अपना हाथ या पेपर या कुछ भी रखोगे तो देखोगे धीरे धीरे वहाँ पे एकदम पूरा काला हो जाएगा, तो उसको कहेंगे येलो फ्लेम। वही आप गैस देखोगे, गैस के ऊपर अगर किसी बर्तन को रखते हो तो काला नहीं होता है, उसको कहते हैं कि वो क्लीन फ्लेम है। तो क्लीन फ्लेम और येलो फ्लेम, जो येलो फ्लेम होता है उसमें देखोगे ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है, धुआं, देखते हो ना काला काला कलर का।
और वो जो होता है सूटी सब्सटेंस, सूटी सब्सटेंस मतलब कि एकदम राख, वो आप कहाँ देख सकते हो? तो कहीं भी अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओ और उसके ऊपर में वेसल्स रखो, वेसल को नीचे में अगर अपना हाथ को थोड़ा सा रब करो तो देखिएगा आपका पूरा हाथ में काला काला लग जाएगा। वो सूटी सब्सटेंस है जिसका कंबशन नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ तो उसका एकदम क्लीन फ्लेम निकलता है। क्लीन फ्लेम मतलब कि उसमें ब्लैक कलर का स्मोक नहीं निकलता है। ब्लैक कलर का स्मोक नहीं निकलता मतलब कि सूटी सब्सटेंस डिपॉजिट बर्तन पे नहीं होता है। आप इसको देखिए, आप लकड़ी पर अपना खाना बनाइए तो देखो किचन में पूरा धुआं धुआं भर जाता है। तो लकड़ी को जलाते समय जो फ्लेम भी निकलता है तो कैसा निकलता है? येलो कलर का फ्लेम निकलता है, पूरा रूम धुआं धुआं। वही आप गैस पे खाना बनाते हैं किचन के अंदर, क्या धुआं निकलता है? नहीं। तो वो कहेंगे वो क्लीन फ्लेम है, वहाँ धुआं नहीं निकलता, वहाँ पे कंप्लीट कंबशन भी होता है। लेकिन आप जानते हो कि कंबशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है लेकिन वहाँ पे अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुआ, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना अगर उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिला, तो उस केस में फिर वहाँ भी आपको ब्लैक कलर का सूटी सब्सटेंस बर्तन पे डिपॉजिट होगा। समझ में आया कि अगर वहाँ पे अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई नहीं हुआ तो वहाँ भी इनकम्प्लीट कंबशन ही होगा और फिर आपको वहाँ पे सूटी सब्सटेंस मिलेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो स्टोव होता है या गैस का जो बर्नर होता है उसको हम लोग साफ़ करते रहते हैं। साफ़ करने से क्या होता है कि उससे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है तो जो आपका फ्यूल होता है उससे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइंड होता है और उसका अच्छे तरीके से कंबशन होता है, जिसके कारण क्लीन फ्लेम निकलता है। किसी घर में स्टोव होगा तो जब देखोगे स्टोव को जब हम लोग जलाते हैं तो शुरू में एकदम येलो कलर का फ्लेम निकलता है ना। उसके ऊपर अगर बर्तन रख दोगे तो तुरंत देखोगे पूरा काला हो जाता है। लेकिन फिर हम लोग पिन मारते हैं उसके बर्नर के अंदर में जो भी गंदगी रहता है उसको साफ़ करते हैं तो फिर देखते हो ना एकदम क्लीन फ्लेम, एकदम अच्छे से जलने लगता है और फिर धुआं कम निकलता है। तो सब डिपेंड करता है किस पे? ऑक्सीजन सप्लाई पे। उसके बाद आप जानते होंगे कि जो भी कंबशन की बात करें, येलो फ्लेम, वाइट फ्लेम, ब्लैकी सूटी सब्सटेंस, वो धुआं, ये सब आप देखे होंगे। कुल मिलाकर के ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। बर्नर को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए। स्टोव है तो पिन मारते हैं। जो भी आपका हाइड्रोकार्बन हो या आप यूँ कहें कि जो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम के अंदर में या कोल के अंदर में, इवन कोल वो बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर को भी कंटेन करता रहता है, कम मात्रा में रहता है। पेट्रोलियम में भी रहता है, मतलब डीजल, केरोसिन, ये सब की बात कीजिए तो उसमें भी नाइट्रोजन और सल्फर रहता है लेकिन कम मात्रा में रहता है। तो जब उसका कंबशन होता है तो कंबशन के बाद क्या होता है कि सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा तो क्या बनेगा? ऑक्साइड ऑफ सल्फर। नाइट्रोजन जब कंबाइंड करेगा तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं SOX, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ कार्बन तो खैर निकलता ही है। ये सब एक पॉल्यूटेंट होते हैं। पॉल्यूटेंट्स का मतलब कि एयर में पॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, और यही सब गैसेस जब ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसके साथ ये सब गैसेस कंबाइंड करता है और फिर एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर आप कार्बन की, कोयले की बात कीजिए, कोयला भी डिफरेंट तरह का होता है। कुछ कोयला अगर इम्प्योर कोयला हुआ, उसका अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। अगर कोल का इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का भी फॉर्मेशन होता है,
और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफ़ी हार्मफुल होता है। काफ़ी हार्मफुल मतलब समझिए एक्सेस पॉइजनस होता है। एक इंसान को कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में कुछ घंटे छोड़ दिया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो वो भी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल के थ्रू ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। आप देखोगे कि चिमनी भट्टा, जो चिमनी होता है ना, जहाँ पे ईंट का फॉर्मेशन, तो वहाँ पे चिमनी लगा रहता है और काफ़ी हाइट तक रहता है वो। एक्चुअली मैं जानता हूँ कि वहाँ पे जो कोल यूज़ किया जाता है वो कच्चा कोयला होता है और वहाँ पे ज़्यादातर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो जो उससे धुआं निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है और जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। इसीलिए एक सर्टेन हाइट पे उसको रिलीज़ किया जाता है ताकि उससे ह्यूमन पॉपुलेशन पे किसी तरह का अफेक्ट नहीं पड़े। तो ये हुआ कंबशन की कहानी कि कार्बन का कंबशन होता है, मतलब जलता है तो किस तरीके से होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड बिहेवियर है आपका ऑक्सीडेशन। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन। देखो एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 1 में हम लोग ऑक्सीडेशंस के बारे में बताए होंगे। ऑक्सीडेशंस का मतलब क्या होता है कि एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो हम कह रहे हैं कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप जानते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल होता है वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है और फिर क्या होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन वो धीरे धीरे वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसको आप रेंसिडिटी भी जानते हो कि एसिड का फॉर्मेशन करता है और वो एसिड के कारण हमारे दांतों पे पीलापन भी आता है। एक्चुअली में अगर आप फूड पार्टिकल की बात करके तो जो भी फूड पार्टिकल होता है जब वो सड़ता है, डिकम्पोज करता है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो फिर एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब इथेनॉल, ठीक है ना, अल्कोहल CH3CH2OH ये अपने में ऑक्सीजन को ऐड करता है। अल्कोहल ऐड करता है ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आइदर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड। ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन मतलब कि बेसिक इन नेचर है और ये एसिडिफाइड है मतलब कि ये एसिडिक इन नेचर है। तो दोनों में से किसी एक कैटलिस्ट को अगर हम यूज़ करें, या तो आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लो KMnO4 ले लो या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, ये नहीं कि दोनों, कोई भी एक, ये लेना है अल्कलाइन, ये लेना है एसिडिफाइड, तो दोनों में से किसी एक को ले लिया जाए तो इसके प्रेजेंस में अल्कोहल जो होता है ऑक्सीजन को ऐड करता है और एसिड का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये बना क्या लेगा, तो CH3COOH। देख रहे हो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो ड्यू टू द ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिड विल फॉर्म। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो फिर एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसके प्रेजेंस में, तो ये 2 कैटलिस्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब उसके बाद आता है एडिशंस रिएक्शन। पहले एडिशंस रिएक्शन से पहले आपको हम एक छोटा सा स्टोरी समझाते हैं। आपको कहानी पता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, अब मेरी आत्मा पूरा भर चुका है, अब मेरे में एबिलिटी नहीं है कि किसी फर्दर किसी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हमको भर पेट खाना खाना है, भर पेट खाना खाने के लिए हमको
4 रोटी की रिक्वायरमेंट है। 4 रोटी अगर हमको मिल गया तो हम सैचुरेटेड हो गए। फर्दर अब हमको कोई कहे कि 1-2 रोटी और ऐड कर लीजिए उसमें, तो हम कहेंगे नहीं, वो ऐड अब होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमको 4 के जगह पे 2 रोटी मिलता, 2 रोटी खाए हैं, तो इसका मतलब अभी भी हम अनसैचुरेटेड है, तो हम उसमें 2 रोटी और ऐड कर सकते हैं ना। तो ऐड करेंगे तो सैचुरेटेड थे, 2 रोटी और ऐड किए, 4 रोटी हो गया। उसके बाद हम क्या हो गए, पेट भर गया, हम क्या हो गए, सैचुरेटेड। यहाँ भी सिंपल यही चीज़ होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड करता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ भी 2 कैटलिस्ट होता है, पैलेडियम्स और निकेल। अच्छा, कैटलिस्ट तो आपको पता है ना, कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है। कॉमनली आप सोचिए, इसको हटाइए, केमिस्ट्री, अपनी भाषा में बात करते हैं। आप देखोगे कि 2 लड़के आपस में लड़ाई करते हैं, सिचुएशन ऐसी है कि लड़ाई नहीं हो सकती है, या लड़ाई होगा तो अब ख़त्म होने के कगार पे है। लेकिन वहीं पे एक कोई तीसरा बच्चा आता है जो बिल्कुल कैटलिस्ट होता है, वो देखोगे तो दोनों में कुछ इस तरीके से वहाँ पर माहौल बनाएगा कि जो लड़ाई लगभग शांत होने वाली थी वो फिर से कई गुना बढ़ जाएगा। और फिर होता है ना, अगर 2 बच्चे आपस में लड़ते रहें तो बहुत हाईली चांसेस है कि वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर कोई एक ऐसा बच्चा आ जाए जो लड़ाई लगाने वाला हो, मतलब एक कैटलिस्ट टाइप का हो, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि लड़ाई का जो तरीका था वो काफ़ी वायलेंट हो जाएगा, किसी का मुंह कान फट जाएगा। तो जो तीसरा लड़का आया वो लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस को, तो वह कैटलिस्ट है। वैसा कैटलिस्ट आप लोग के बीच में बहुत सारे होंगे। ऐसे बोला, कैसे बोल दिया? अरे गाली दे दिया, वो सुना भी नहीं, गाली भी दे दिया नहीं। हम कब गाली दिए? दिया, हम सुने हैं, फिर हो गया, मारा पीटी कर रहे हैं लोग। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आपको कैटलिस्ट क्या लेना है? पैलेडियम्स और निकेल, दोनों में से कोई एक। तो उस केस में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब मान लिया इथीन है, C2H4 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोजन को ऐड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, मान लिया हम यहाँ पर लिखते हैं निकेल, टू फॉर्म करेगा क्या? C2H4 है तो बन क्या जाएगा? C2H6। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोजन को ऐड किया और क्या बनाया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? तो एडिशन हुआ यहाँ पे, एडिशन लेकिन कब हुआ? जब अनसैचुरेटेड था तब ना। इसको हाइड्रोजिनेशंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये समझ में आया? क्लियर है? अगर मान लिया कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता तो हाइड्रोजन को ऐड नहीं करता। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन को ऐड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। निकेल एक कैटलिस्ट का काम करता है। आप देखे होंगे हाइड्रोजिनेशन, इसको आप हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो। प्लांट प्लांट का जो ऑयल निकलता है वो एक्चुअली में फैटी एसिड होता है, उसमें एसिड होता है। तो कहता है ना कि ये काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन जो एनिमल से फैट्स निकलता है वो फैटी एसिड होता है और उसका आपके हेल्थ पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है ना कि ज़्यादा बटर खाओगे, ज़्यादा चीज़ खाओगे तो वो फैट आपके शरीर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और फिर उससे बहुत डिफरेंट तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये जो फैटी एसिड होता है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, उतना फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा घी डालडा ये सब नहीं खाना चाहिए। समझ में आया? कुछ लोग एडवर्टाइज़ करते हैं, प्रचार करते हैं कि काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशंस तो सब जानता होगा
क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट के मैदान में भी देखते हो कि प्लेयर जो होता है सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब कि एक प्लेयर मैदान से बाहर जाता है, दो उसके बदले एक प्लेयर आता है, मतलब एक मैदान से जाएगा तो एक अंदर आएगा, अगर दो प्लेयर बाहर जाएगा तो दो, यही ना सब्स्टिट्यूशन का रूल है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या एक्चुअली में, क्या होता है कि जब कभी भी हम मेथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे, अच्छा इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ था ना C2H4 प्लस H2 टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये देखिएगा तो इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएगा तो डबल बॉन्ड, ठीक है ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फिर H2, फिर ये आपका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे 1 2 फिर ऐसे ऐसे करके 6 हाइड्रोजन बना लेंगे, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अगर हम मेथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन वहीं पे होता है। तो जैसे देखिए ये आपका CH रिएक्ट किया विथ क्लोरीन, अब यहां पे क्या होता है कि क्लोरीन, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इसके पास कितना हाइड्रोजन है 4, और यहां पे क्लोरीन है 2 Cl। अब क्या होता है कि मेथेन जो है अपना एक हाइड्रोजन किसको देता है, क्लोरीन को, यहां पे आता है, और बदले में ये क्लोरीन इसके पास चला जाता है। तो अब देखिए, तो अगर रिएक्शन हो जाएगा, ये यहां आया तो क्या हो गया HCl, और ये यहां आया तो CH3Cl हुआ ना। तो अब यहां पर हो गया CH3Cl प्लस HCl, सब्स्टिट्यूट हुआ, लेन देन हो गया। इसका नेम क्या होगा, तो यहां पे एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन के हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो, तो इसको लिखेंगे क्लोरोमेथेन, ठीक है। अब क्लोरोमेथेन को फर्दर फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराओ। अब मान लीजिए कि थोड़ा देर के बाद यहां पे ऐसे हो गया, Cl आ गया, फिर इसको हम लोग Cl2 से रिएक्शन करवाए तो Cl हुआ ना। अब फर्दर क्या होगा कि फिर ये जो हाइड्रोजन है ये यहां आएगा, और ये क्लोरीन यहां चल जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा CH2Cl2HCl। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको देखो CH3Cl मतलब क्लोरोमेथेन को फर्दर अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, अब एक हाइड्रोजन यहाँ गया, बदले में एक क्लोरीन यहाँ आया, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा, CH2Cl2HCl। अब इसका नेमिंग क्या होगा, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डाई, तो लिखेंगे डाई क्लोरो मेथेन ही लिखेंगे। फिर डाइक्लोरोमेथेन को फर्दर फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, ठीक है। अब हम क्या किए कि देखो, फिर ये जो आया ना, फिर फर्दर हम CH2Cl2 और फिर इसको रिएक्शन किससे कराएं, Cl2 से। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, क्लोरीन यहाँ आएगा, तो अब एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से निकल के चल गया, तब यहाँ हाइड्रोजन कितना बचा, एक CH बचा, और क्लोरीन कितना हो गया, 2 पहले था, एक और आ गया तो 3, और प्लस HCl। इसका नाम क्या होगा, 3 है तो ट्राई, तो हम लोग नेमिंग करेंगे ट्राई क्लोरोमेथेन, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप सबको पता होना चाहिए या होगा भी। कोई भी अगर मान लो कि किसी का ऑपरेशन होना रहता है ना,
हॉस्पिटल जाता है तो ऑपरेशन, जानते हो कि ऑपरेशन अगर मान लो कि बड़ा ऑपरेशन है तो डायरेक्ट पेट तो नहीं फाड़ देगा बिना बेहोश किए हुए, क्योंकि आप जानते हो कि एक सुई देता है किसी लड़की को या लड़के को तो चिल्लाता है इतना ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा पेन नहीं होता है, चिल्लाता है, लगता है पूरा हॉस्पिटल हिल जाएगा। उसी हालत में अगर कोई उसका पेट फाड़ दिया तो सोचो कितना ज़्यादा चिल्लाएगा, उसका फाड़ देगा, फाड़ने तो देगा नहीं, और फिर पता चला थोड़ा सा फाड़ना था, इतना हिल डोल किया पूरा फट गया, ऑपरेशन भी करने नहीं देगा ढंग से। तो डॉक्टर चाहते हैं कि जब तक ऑपरेशन हो तब तक ये पेशेंट हम लोग को परेशान नहीं करे, आराम से पड़े रहे एकदम मुर्दे की तरह, और फिर हमको जितना पहाड़ चीर करना है फाड़ चीर करके सिलाई उलाई कर दें और तब आराम से ये जगे। तो उसके लिए ज़रूरत होता है कि पेशेंट को बेहोश करें। बेहोश करने के लिए बेहोशी की दवा चाहिए, और उसी की दवा है क्लोरोफॉर्म। किसी भी थ्रू से होता है। बहुत बार तो देखोगे कि ट्रेन के अंदर में भी लोग क्लोरोफॉर्म लेके चलते हैं, बेहोश करके लेके गायब। तो यही क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। केमिकल नेम क्या हो गया? ट्राइक्लोरोमेथेन। इसको आप ट्राइक्लोरोमेथेन कहिए या आप उसको क्लोरोफॉर्म कहिए। क्लियर है? क्लोरोफॉर्म समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद एक बार और सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी और है। तो हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ का चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, CHCl3 प्लस Cl2। अब क्या होगा? अब होगा यहाँ पे CCl4, ये हाइड्रोजन चला गया, और फिर यहाँ पे HCl। ये क्या लिख बनेगा? इसका नेमिंग क्या होगा? Cl4 है ना, तो टेट्रा क्लोरोमेथेन। These all are the chemical behavior of कार्बनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक कंपाउंड का हम लोग 4 केमिकल बिहेवियर को समझे। कंबशन, किस तरीके से वो जलता है, तो कहाँ पे धुआं ज़्यादा देता है और कहाँ पे धुआं कम देता है। ऑक्सीडेशन, जिसमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर एसिड का फॉर्मेशन होता है, कैटलिस्ट आपको याद रखना है। उसके बाद एडिशंस, एडिशन में क्या होता है? तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को ऐड करता है और ऐड करके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। और फिर सब्स्टिट्यूशन, जिसे मेथेन रिएक्ट करता है विथ क्लोरीन, और 1 by 1 करके उसका जो हाइड्रोजन है मेथेन का सब्स्टिट्यूट होता है विथ Cl, विथ क्लोरीन के साथ, और फिर बनता क्या है? तो HCl बनता है, और साथ साथ आप देख ही रहे कि क्या क्या बनता है। तो ये आपका केमिकल बिहेवियर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड है। इसको आप एक बार रीड कर लोगे बुक को लाइन बाय लाइन, और फिर अपने हिसाब से उसको नोट्स रेडी कर लोगे। ठीक है?